डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम बर्न ने दिया निमंत्रण पत्र। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया निमंत्रित। सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं मोदी। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम बर्न ने दिया निमंत्रण पत्र। पुणे ब्लास्ट में एटीएस के हाथ लगा सबूत। सीसीटीवी फुटेज में दिखा बाइक रखने वाला संदिग्ध। एटीएस ने कहा आतंकियों की हो सकती है साजिश। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा पेशी का समन। राहुल ने चुनाव प्रचार के दौरान महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ा था आरएसएस का नाम। मनरेगा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मनरेगा में दी जाए 156 से 236 रुपए न्यूनतम मजदूरी। केंद्र ने 119 रुपए न्यूनतम मजदूरी देने की कही थी बात। और मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। उड़ानों पर भी बारिश का असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत और मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। जी हां, हम बात कर रहे हैं नमामि गंगे की। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी गंगा को लेकर जितने संजीदा दिख रहे थे, पीएम बनने के बाद भी गंगा के प्रति उनकी संजीदगी उतनी ही नजर आ रही। और इसका कारण ये कि मोदी सरकार ने मिशन नमामि गंगे की शुरुआत कर दी। जहां देश की नई मोदी सरकार गंगा की अविरलता को लेकर बेहद गंभीर है। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए अब नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की जा रही और इसके लिए बाकायदा बजट में फंड का इंतजाम भी किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए जहां 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया, वहीं घाटों के संरक्षण के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि उनकी प्राथमिकता है कि गंगा नदी वैसी ही पावन फिर हो जाए जैसी पवित्रता उसके नाम में छलकती। सूत सूत गंगा बहे, रेशा रेशा पुण्य। इस वाक्य का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आज वो गंगा जिसे हम मां का दर्जा देते हैं, वो गंगा मैया अपनी अविरलता के लिए आंसू बहा रही हैं। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए अब तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन गंगा अपने पुराने स्वरूप को नहीं लौट पाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए अब कमर कस ली है। अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए मोदी जी ने बजट में भारी भरकम रकम 2037 करोड़ रुपए का इंतजाम भी किया है। इसके अलावा घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए भी 100 करोड़ रुपए खर्चने का फैसला किया गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती काफी वक्त से गंगा सफाई अभियान के साथ जुड़ी रही हैं और केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने गंगा मैया की देखरेख का जिम्मा उमा भारती को ही सौंप दिया है। सरकार का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मां गंगा अपने पुराने स्वरूप में फिर वापस आ जाए। उमा भारती सरकार के इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं। गंगा के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों के जरिए देश को जोड़ने का काम किया था, अब देश को उसी तर्ज पर नदियों के जरिए जुड़ने को तैयार रहना चाहिए। मोदी सरकार दूरगामी सोच के साथ इस अभियान के साथ जुड़ी है। सरकार का पहला मकसद स्वच्छ गंगा और उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास करना है, जिसके लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च करेगी हमारी भारत सरकार। 6 साल में राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास करने का फैसला सरकार ने किया है। इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास का खाका भी सरकार ने तैयार कर लिया है। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सरकार इसके लिए पैसों का इंतजाम कहां से करेगी। चलिए हम आपको बताते हैं
मिशन के लिए आवंटित धनराशि में 1500 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड से आएंगे, जबकि 537 करोड़ रुपए मौजूदा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा गंगा को निर्मल बनाने के लिए जरूरी धनराशि जुटाने के लिए एनआरआई गंगा फंड भी बनाया जाएगा। इस बात का ऐलान भी हो चुका है। इस फंड के जरिए कुछ विशेष परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव के अलावा पर्यावरणविद भी सरकार के इस कदम से उत्साहित हैं, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ बजट भर से काम नहीं चलेगा, गंभीरता भी जरूरी है। सरकार ने बजट में गंगा पर ध्यान दिया और नमामि गंगा जैसी योजना की घोषणा की। ये स्वागत योग्य कदम है। मोदी सरकार ने गंगा के प्रति अपने समर्पण को बजट में भी जाहिर किया है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए विशेष प्रावधान किया जाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रावधान से ही बात नहीं बनेगी। सरकार को धरातल पर गंभीरता के साथ काम करना होगा, तभी शोषित हो चुकी गंगा को नवजीवन मिल पाएगा। देश की जनता को इंतजार है अपने अच्छे दिन आने का। वो अच्छे दिन आने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मां गंगा के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंभीरता कम से कम इस बात से आश्वस्त जरूर करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। चैनल वन न्यूज के लिए अक्षय गौर की रिपोर्ट। यहां तो मां गंगा की अविरलता को वापस लाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से गंभीरता बरतती हुई नजर आ रही है। बाकायदा बजट में प्रावधान भी किया गया। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया और उसके अलावा घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी मोदी ने जो वायदा देश की जनता के साथ किया था, आम चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान उन्होंने देश की जनता से इस बात को लेकर वायदा किया था कि मां गंगा की अविरलता को लेकर वो बेहद गंभीर हैं और अगर उनकी सरकार बनती है तो जरूर गंगा की साफ सफाई पर ध्यान देना ही होगा। और ये गंभीरता पूरी तरह से नजर भी आ रही है। आखिर क्या वो रास्ते हो सकते हैं, किस तरह से योजना चलेगी और किस तरह से योजना का क्रियान्वयन होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ समूह कार्यकारी संपादक कुमार राकेश जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। मोदी सरकार गंभीरता की बात जरूर कहती नजर आ रही है। हालांकि चुनाव के दौरान ही उन्होंने ये साफ किया था कि उनकी प्राथमिकता में होगा कि मां गंगा की अविरलता फिर पहले जैसी हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा? अक्षय, जो इच्छा शक्ति की बात है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले वहां से चल करके वाराणसी से चुनाव लड़ा, उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य रहा है और रहा होगा। वहां आकर के पूरे गेम को चेंज कर देना, वहां की चुनावी राजनीति और रणनीति को बदल देना अपने आप में इस बात का परिचायक है, द्योतक है कि उनके मन में कुछ न कुछ प्रेरणा रही होगी, प्रण रहा होगा कि मैं कुछ न कुछ करूं। उस पर उसको वो रूप देना कि मैं आया नहीं, लाया गया हूं, मां गंगा ने बुलाया है। तो उनका भावनात्मक और साथ साथ राजनीति दोनों चीजों को परिलक्षित करती है उनके ये विचार। और उसमें भी गंगा अभियान से जुड़ी केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी, जो खुद भी एक सन्यासी हैं और उन्होंने अपने पूरे जिंदगी को समाज सेवा में निष्काम सेवा के तहत लगाया है, उनको सौंपना। तो काम करने वाला कौन, कराने वाला कौन और क्यों और कैसे, ये जो तमाम उद्देश्य हैं एक मिशन के रूप में लिया जाना और फिर बजट में उस चीज का समावेश करना। आप देखिए, सरदार पटेल की प्रतिमा की बात है, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य है भारत का स्वाभिमान। 200 करोड़ की बात बहुत छोटी रकम है। गांव-गांव से हर किसान के यहां से लोहा जुटा करके उस प्रतिमा को बनाना, किससे, जो अमेरिका की पहचान है, स्वतंत्रता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे भी विशाल बनाना। जबकि अमेरिका के उस मूर्ति को आप देखें तो उसकी तुलना करें तो उनका अपना कुछ भी नहीं है, वो जोड़ने की बात है। उनका हाथ फ्रांस का दिया हुआ, कोई सर कहीं का दिया हुआ, हाथ में संविधान है वो कहीं का, तो 5 कंट्री से लिया हुआ एक, कहिए कि सद्भावना पूर्वक कहिए, कर्ज रूप में मूर्ति तैयार की गई और विशाल मूर्ति, तांबे की मूर्ति थी और अब वो रंग उसका बदल गया। तो कहने का मतलब उस विशाल मूर्ति बनी तो लोगों को लगता था क्या मूर्ति है,
विश्व में उससे बड़ी मूर्ति कोई नहीं थी। लेकिन उससे आगे दिखने की जो चाहत है, भारत को वो एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की चाहत है नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके तहत मुझे लगता है कि ये जो इच्छा शक्ति जो आपने कहा होगा या नहीं होगा, क्योंकि गंगा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए है। स्वाहा बिल्कुल, शंका मेरी इसी बात को लेकर है कि अब तक हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह गंगा के स्वच्छता को लेकर बहाया गया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। गंगा की स्थिति आप देख ही रहे हैं और एक बार फिर इसमें गंभीरता की बात जरूर कही जा रही है, तो शंकाएं पैदा होती हैं कि इससे पहले भी तमाम प्रयास किए गए लेकिन नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला। नहीं, आपका शंका निर्मूल मैं नहीं कह सकता। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो व्यवस्था है, जो देश में समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है न्यूनतम शासन और अधिकतम न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो फार्मूला है यहाँ काम आएगा। और ये बात तो तय मान लीजिए, जो मैं भी देख रहा हूं, जो ब्यूरोक्रेसी का हाल है कि कोई भी गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज चला गया डाउन टू अर्थ कि जो प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री के पीएस को लेकर के इतना कड़ा कदम उठा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है जी। और जो भी उनका पार्टी का अध्यक्ष भी है, एक जो कहा जाए सैंक्टिटी को लेकर के, पवित्रता को लेकर के, एक जो धर्मानुशासन की बात करें उसके तहत, तो ये मैसेज सीधा मैसेज है डाउन टू अर्थ उनके लिए जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं गंगा मिशन को, उनके लिए जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो करना चाहते हैं। उसमें भी उमा भारती जैसी मंत्री जो अपने आप में साध्वी है और गंगा मिशन के प्रति काफी कई वर्षों से जुड़ी हुई है, तो उसमें होता है क्या, जो काम आप करते हैं, आपके मन लायक कोई काम दे दिया जाए तो उसके लिए आपको रात दिन दिखाई नहीं पड़ता। मान लिया आपको चॉकलेट प्रिय है, तो आपको कितना भी चॉकलेट दिया जाएगा तो आपको डायबिटीज का भय नहीं रहेगा, आप बड़े चाव से खाएंगे। तो जो होता है कि अब मन माफिक कोई काम मिल जाए या मन माफिक जो भोजन मिल जाए, तो आदमी को उससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिल सकती। तो वो काम जो किया उन्होंने कि किसी और को दे देते वो अभियान, तो फिर गड़बड़ होता। क्योंकि उमा भारती देख रही है, उसके लिए भारत के इतिहास में पहली बार मंत्रालय बनाना गंगा अभियान को लेकर के, नदियों के विकास को लेकर इशू था, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट तैयार करना, ब्यूरोक्रेसी तैयार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है अक्षय। मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी और हमारी परिकल्पना है, हमारी सोच है। मैंने विश्व के तीनों नदियों को बहुत करीब देखा, मैंने हडसन को भी देखा, थेम्स को भी देखा और मास्ट्रिक्ट शहर है नीदरलैंड में, उस नदी को भी देखा। और मैंने सोचा कि हडसन नदी भी कितने गंदी थी, न्यूयॉर्क जिसके किनारे बसा हुआ है, थेम्स के किनारे लंदन बसा हुआ है, और मास्ट्रिक्ट शहर जो है मास रिवर बसा हुआ है। जो आप जल मार्ग की ये बात कर रहे हैं, हल्दिया से इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, वहां आप देखें थेम्स में, लंदन में, और वहां किस तरह व्यापार होता है जल मार्ग से, और कितनी आप ऊर्जा बचाते हैं, कितनी जो भी आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी वहां अपने टूरिज्म का साधन भी है कि रोज जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं थेम्स में और बोटिंग करते हैं, वो उससे करोड़ों रुपए की उनके पाउंड में आय होती है। अल्टीमेटली देश को ही भला होता है उसमें। तो मेरा मानना है कि हमारे गंगा नदी, यमुना नदी जो भी है, जो मेन मुख्य नदियां हैं देश की, वो भी स्वच्छता की तरफ बढ़ेगी, ऐसा स्वच्छ होगी कि मैंने खुद ही मास्ट्रिक्ट रिवर में वहां सिक्का डाला, नीचे दिखाई पड़ रहा। जी जी, बिल्कुल उम्मीद भी देश की जनता इस बात इतना स्वच्छ पानी अपने असली स्वरूप में वापस आ जाए, जिसके लिए उनकी पहचान की जाती है, अपनी पवित्रता वापस पा जाए। देश की जनता भी यही चाहती है और ये अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से गंभीरता भी बरती जा रही है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग की, जिसको लेकर भी खाका सरकार की तरफ से पूरी तरह तैयार। एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सियासत। हम बात कर रहे हैं नमामि गंगे की। सरकार की तरफ से बजट में प्रावधान किया गया गंगा की साफ सफाई को लेकर, घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर, साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाने को लेकर भी, ताकि जो आवागमन है वो सुलभ हो पाए, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल पाए। तमाम प्रयास अब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं गंगा की अविरलता को बनाए रखने को लेकर। कुमार राकेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार राकेश जी, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात हम कर रहे थे कि राष्ट्रीय जलमार्ग अगर शुरू होता है, हालांकि पहला रूट भी एक तरह से कहा जा सकता है कि जो तैयार कर दिया गया इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, और जो एक टारगेट रखा गया 6 साल का, क्या आपको लगता है कि ये अवधि पूरी होगी? देखिए, देश में शायद बहुत कम लोग मालूम हो, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, भारतीय अंतर जलीय मार्ग जो है उसके लिए एक प्राधिकरण बना हुआ है। वो प्राधिकरण एक तरह सफेद हाथी की तरह देश के लिए साबित हुआ, खासकर देश की व्यवस्था के लिए। काम कई किए गए। पिछले 20 वर्षों में कई नदियों की धाराएं बदली हैं जी। चाहे उसे ग्लोबल वार्मिंग कहें, चाहे उसमें सूखा की बात कहें, चाहे उसमें कई तरह की जो पर्यावरण असंतुलन की वजह से जी, उसमें जो काम होना था वो काम हुआ नहीं। यदि पुराना इतिहास याद करें तो जैसे कोलकाता से लेकर के उनके आसपास की जितनी नदियां थी, जो शहर थे उससे जुड़े हुए थे, उसके पहले जाए तो जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई केरला से लेकर के और यहाँ तक जो इतिहास है वो अपने आप में मुद्दा था, अब मुद्दा है। लेकिन सरकारों ने, पिछली सरकारों ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। इस बार इन्होंने एक रूट तय किया, हालांकि भी पटना भागलपुर की जो धारा है, आप देखें गंगा की सीधी धारा है, उसमें भी स्टीमर सेवा की बात हुई थी। अभी भी कई जगह जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो शोषण ही कर रहे हैं, लोगों का दोहन कर रहे हैं ये धारा बदलने के नाम पे। कई जगह पुल बन गए हैं, तो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो जो ये बात इन्होंने कही है हल्दिया वाली बात, इलाहाबाद से हल्दिया की जो धारा है वो करीब स्ट्रेट है, उसमें कई उस तरह की चीज़ें दियारा निकला नहीं है। यदि उसमें जो मिट्टी बचती है और धारा बदल जाती है, जैसे कि वाराणसी में भी धाराएं बदली, गंगा बहुत दूर चली गई जी। जब बारिश के दिन में वो नज़दीक होती है, बाद में दूर चली जाती है। तो जो ये सबसे बड़ा है पानी का बहाव, कटाव, पर्यावरण संतुलन है उसका ठीक से नियोजन, वो एक मुद्दा है। और राष्ट्रीय जलमार्ग की जो परिकल्पना है, पुरानी परिकल्पना थी, उसको उन्होंने एक बूस्ट किया है। उसमें आपको कई तरह के सुविधाएं मिलेगी जी। और अभी कई जगह, कई राज्य के कई जहां जहां गंगा गुजरती है जिन राज्यों से, वहां इस मार्ग को छोटे रूट के लिए अपनाया भी जा रहा है, अपनाया जाता रहा है। तो ये जो मार्ग इन्होंने बनाया है, खासकर माल भाग को लेकर के, पिछले कई वर्षों से इस पर काम हो रहा था, काम हो भी रहा है। और लेकिन उन्होंने उसको एक हाईलाइट किया, जैसे कहते हैं ब्रांड के रूप में, ब्रांडिंग। हाँ, मतलब नरेंद्र मोदी इज ए मैन ऑफ द ब्रांड। तो जैसे भारत एक ब्रांड के रूप में उभरेगा, डिजिटल उभरेगा, जिस तरह से अभी अमेरिका इनकी तरफ देखने लगा है, तो एक शक्ति वाली बात है, जो इच्छा शक्ति की बात है। लीडरशिप में जो क्वालिटी होना चाहिए उसके तहत वो उभारने की बात है, जहां तक मैं समझता हूं। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग अगर विकसित होता है तो निश्चित तौर पर जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर समझने की कोशिश की जाए तो उस लिहाज से भी भारत को काफी फायदा होगा। भारत को फायदा होगा। आंतरिक जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जैसे कि भाड़े की बात है, या फिर ट्रैफिक की बात है, या देरी की बात है, कई चीजें जो हैं उसमें सुधरेगी। और फिर उसमें गंगा, लेकिन साथ साथ उसमें वो भी है कि गंगा को शुद्ध करने का अभियान भी चल रहा है। तो उसका जो प्रदूषण है उसको कैसे संभालेंगे, वो भी एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जल मार्ग को विकसित करना देश हित में, राज्य हित में एक बड़ी प्रक्रिया है। और ये सफल होती है तो एक खास करके सड़क पे जो लोड है, सड़क का लोड है, ट्रेन लेती है, ट्रेन का तो लोड कम होगा, वाहनों का जो भीड़ है वो कम होगा। जैसे कि देखें दिल्ली में कि मेट्रो आने से कई जगह ट्रैफिक सोना लगने लगा है, लोगों को पसंद आए, लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। तो आप दिल्ली नोएडा का रूट देखें, बसें गायब दिखती हैं आपको, प्राइवेट बसें के अलावा कोई दिखता नहीं है। तो होता है धीरे धीरे, आप जिस चीज को, सिस्टम को अंगीकार करते हैं, वैसे वैसे आपको एक तरह से शांति मिलती है और एक प्रगति का एहसास होता है। 4200 करोड़ के फंड की बात कही जा रही है कि तकरीबन इसमें इतना रुपया खर्च होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या है भी, फंड जुटाने की बात हुई कि सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि फंड जुटाना सरकार की प्राथमिकता है कि किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, और फिर एक तरफ गंगा की अविरलता की बात हो रही है, अब राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कही जा रही है। तो ये फंड कहां से सरकार इकट्ठा करेगी? देखिए, फंड का एलोकेशन तो कर दिया है इन्होंने, वाटर लिंकिंग को लेकर के भी, रिसर्च को लेकर के भी, गंगा अभियान को लेकर के भी, उसमें जमुना की सफाई की बात भी है, नदियों की जहाँ तक, तो फंड एलोकेशन हुआ है। फंड कहाँ से आएंगे उसका दरवाजा खोल दिया इन्होंने। एफडीआई का जो चाबी, एफडीआई इन द इंश्योरेंस और डिफेंस की बात कही है, और अन्य क्षेत्रों में आ सकता है। उसमें कई, उसमें एनजीओ जो हैं
कई देशी विदेशी लोग उनके सहयोग भी एनआरआई फंड बनाने की बात भी कही जा रही है। एनआरआई फंड है, तो चूंकि जो विदेशों में बसे एनआरआई हैं, जो खास एनआरआई जो विदेशों में बसे हैं, तो उनको भारत के प्रति इतनी अनुराग है, जितनी उनकी आसक्ति है वहाँ जो देश में है भारतीय उनको नहीं है। मैंने कई प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन होता है सालाना, एक जलसा कहें दे तो करीब 11वां हुआ है, तो मैंने 8-9 कवर किए हैं। तो उनके अंदर जो जज्बा है देश के प्रति कुछ करने की, कुछ कज गुजरने की, वो देशवासियों में नहीं है। और वो डॉलर में कमाते हैं या पौंड में कमाते हैं या डिफरेंट करेंसी में कमाते हैं, जो भी करेंसी में कमाई करते हैं जो, तो वो देश के तुलना में, भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से वो चाहते हैं कुछ करें, जो कुछ करने गए थे फिर देश के लिए कुछ करें। तो वो एनआरआई फंड जो है वो इसमें बूस्ट करेगा, मदद करेगा, और एक नई परिक्रमा है उसमें बल मिलेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, नई परिक्रमा को बल मिलेगा, इस बात का विश्वास आप जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कितना फंड एनआरआई फंड के जरिए इकट्ठा होगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, कुछ नई योजनाएं भी होंगी जिसको इस फंड के जरिए शुरू किया जाएगा। देखिए, इसमें राज्यों का भी सहयोग लिया जाएगा, राज्य का सहयोग लिया जाएगा, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनका सहयोग लिया जाएगा, कई देश जो हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा, कई देश में बसे जो भारतीय हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। तो इस तरह से फंड की बात तो है, मेन बात एक शुरुआत हो, बात है शुरुआत होने की, बात है मंशा की, बात है इंटेंशन कि हम चाहते क्या हैं। तो हमने एक रोड मैप तैयार कर दिया है कि हमें ये चाहिए, मुझे एनआरआई फंड बनाना है, किस लिए? गंगा अभियान के लिए, गोमुख से लेकर के जहाँ गंगा गई है, जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, वो उनकी हालत और हालत क्या है, उनको कैसे सुधारा जाए। तो राज्य का सहयोग भी होगा, केंद्र का सहयोग भी होगा, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी होगा, और साथ साथ जो कई देश इसमें इच्छुक होंगे पर्यावरण संतुलन को लेकर के, उनका भी सहयोग होगा। यूनाइटेड नेशन से सहयोग लिया जा सकता है, इस तरह कई एजेंसियों से सहयोग लिया जा सकता है। एक कहावत है, जल बिन सब सून, और ये भी माना जाता है कि अगर विश्व युद्ध होगा तो शायद पानी के लिए ही होगा। और यही वजह है कि अब नदियों को जोड़ने की बात भी कही जा रही है कि कम से कम अपनी सुरक्षा अगर पहले से ही की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। यूरोप कंट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी स्थिति विकराल हुई थी, लेकिन वहाँ पर वक्त रहते हुए स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई थी, नदियों को जोड़ा गया था, नदियों को सूखने से बचाया गया था। क्या आपको लगता है कि अब वही स्थिति हिंदुस्तान में भी लागू होती है? अगर नदियों को नदियों से जोड़ा जाए तो शायद जो कायाकल्प की बात कही जाती है वो हो सकता है। अक्षय, एक बड़ी अच्छी परिकल्पना है, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा इस बात पे। आप पहले यूरोप की बात करें, यूरोप में कई ज़्यादातर देश, मैं काफ़ी यूरोप घुमा हूँ, 2-4 कंट्री बच गया हो, तो यूरोप में ज़्यादातर देश समंदर किनारे हैं, कहीं न कहीं से इंटरलिंक है। यदि आप स्वीडन को देखें, डेनमार्क को देखें, नॉर्वे देखें, तीनों में आपको क्रॉस लगेगा। तीनों आप जैसे मैप देखेंगे तो क्रॉस करके जा सकते हैं, लाइक दैट। बोट भी चल रहे हैं, स्टीमर भी हैं, सब तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ नदियों का वो कम है। मतलब न्यूयॉर्क देखें, अमेरिका देखें, आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स का बना हुआ अमेरिका है, लैंड्स ऑफ कंट्री ऑफ आइलैंड्स। तो फिर भी उन्होंने पानी का उपयोग, कनेक्टिविटी करके उसका उपयोग करने की कोशिश की है। अपने देश में जहां तक बात है, नरेंद्र मोदी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि गुजरात में, भले वो मॉडल केशुभाई पटेल का था, बाद में वो राजनीतिक रूप से कई तरह प्रताड़ित हुए, लेकिन उन्होंने जो छोटे छोटे कई नदियों को जोड़ा। और साबरमती जो नदी है किनारे, जो वहाँ देखेंगे आप अहमदाबाद में, उसके पानी इतने साफ लगते हैं। मैं हाल में गया था, साल 8-9 महीने पहले की बात है, कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहाँ एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ कई नदियों को जोड़ने की कोशिश की। ये परिकल्पना 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी एक परिकल्पना थी, एक चतुर्भुज योजना थी जोड़ने की, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो रोड को था कि पूरे देश को एक नेट में जोड़ दिया जाए, जो कभी शेरशाह की परिकल्पना हुआ करती थी। शेरशाह अभी भी जीटी रोड है, पटना से लेकर के आप कोलकाता तक देखें आप। उसी परिकल्पना के तहत ये मुझे लगता है नदियों को जोड़ने से आपकी कई समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। चले बिल्कुल। और छोटा बोलना चाहूंगा कि हमारे पास कहते हैं कि 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा लैंड है, जो ब्रह्मांड पे, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, चाहे समंदर का पानी हो, चाहे जो भी पानी हो, तो आपकी पानी की समस्या खत्म होती है। एक परिकल्पना तो है, लेकिन उस परिकल्पना को कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने हित में, अपनी मशीनरी से, अपनी इच्छा शक्ति से, ये बहुत बड़ी बात है, जो लगता है शायद संभवतः इस बार मोदी जी कुछ कर सकें अपने अभियान के तहत, जिससे मंशा में साफ झलकती है। और चलिए, वैसे भी कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद के साथ देश की जनता भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकती है कि हाँ, अब कम से कम मां गंगा की निर्मलता वापस आएगी, और सरकार की तरफ से जो गंभीरता बरती जा रही है उसका रिजल्ट आने वाले वक्त में बेहतर ही मिलेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।